दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। आज है 9 अप्रैल 2020। अपनी सुबह की इस वीडियो में परीक्षाओं जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें और आपके जो करंट अफेयर्स के सवाल होते हैं जो आपके सिविल सेवा परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, केवल ऐसे प्रश्न। करंट अफेयर्स में डेली ऐसा होता है कि कभी कभी न्यूज़ 10-15 हो जाती हैं, कभी कभी 1-2 न्यूज़ ही आ पाती हैं और कभी कभी कोई नहीं, क्योंकि आपकी परीक्षाओं जुड़ी खबरें ही हमको देनी है। तो इसलिए हम यह कोशिश करते हैं कि सिर्फ महत्वपूर्ण खबरों को लिया जाए। ठीक है, ऐसे तो तमाम खबरें फैलती रहती हैं, ठीक, तमाम घटनाएं घटित होती रहती, सभी घटनाओं को आपको नहीं देखना है, सिर्फ उन्हीं घटनाओं को देखना है। घटनाएं तो सब देखे, लेकिन उन्हीं घटनाओं को याद करना है, रिवाइज करना है जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और इसका आइडिया आप 1 महीने हमारे वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह की खबरें आपको पढ़नी, लिखनी और ध्यान में रखनी है। तो 9 अप्रैल पहली बात तो आपकी परीक्षा की करने, जैसा कि हमने हम थंबनेल में लिखा हुआ है। तो परीक्षाओं से जुड़ी जितनी भी डिसीजन है इस समय सरकार के डिसीजन पे निर्भर करते हैं। लॉकडाउन की अवधि 14-15 अप्रैल को ख़त्म हो रही है, तो उसके बाद 5 दिन के अंदर परीक्षा करा लेना संभव नहीं आयोग के लिए। तो पहली बात तो वो है कि आपकी 20 अप्रैल की जो मुख्य परीक्षा है वो तो टल रही है, सिर्फ ऑफिशियल नोटिफिकेशन की आवश्यकता है जो कि आयोग देगा। वैसे तो ऑफिशियल जो सरकार का डिसीजन है वो आप देखिए तो ये परीक्षा टल चुकी है। दूसरी बात है कि कल देखा गया कि तमाम जो है अन्य पार्टी के नेताओं ने मोदी जी पर ही, अर्थात प्रधानमंत्री पर छोड़ दिया ये डिसीजन कि आप लॉकडाउन की अवधि बढ़ा सकते हैं। तो तमाम विशेषज्ञ भी कह रहे हैं और सब कुछ देखते हुए लगता है, संकेत भी जो मिल रहे हैं सरकार की तरफ से, उनके अधिकारियों की तरफ से, कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ेगी। तो लॉकडाउन की अवधि अगर बढ़ती है तो मई में भी आपकी कोई परीक्षा करवाना संभव होगा नहीं। इवन 15 को भी यदि खत्म होता तो भी लगभग 15-20 दिन तो कोई परीक्षा आपकी हो ही नहीं सकती, क्योंकि फिर से इकट्ठा होंगे। अगर फिर से किसी को हो गया, फिर से फैलने का डर रहेगा। तो इसलिए कोई परीक्षा अभी हाल में 15-20 दिन, 30 दिन हो पाना संभव नहीं। अर्थात 3 मई की भी मैं बात कर रहा हूँ, RO 2016 की भी, कि वो भी टलना लगभग निश्चित है। नया कैलेंडर आएगा, उसी के अनुसार पता चल पाएगा कि कब आपकी परीक्षा कौन सी होगी। ठीक है, बाकी रही तैयारी के बाद, तो आपके पास घर में और कोई काम है नहीं, रहना भी नहीं चाहिए पढ़ाई के अलावा। आप आराम से जो दिनचर्या है अपनी वो तो करिए ही, ठीक है। थोड़ा बहुत समय दीजिए जो भी परिवार के लोग हों, और बाकी बचा हुआ समय अपनी पढ़ाई में लगाइए। यह समय सबसे बढ़िया है आपकी पढ़ाई के लिए। बाकी सब नकारात्मक चीज़ें हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए अच्छा समय है। तो 9 अप्रैल की बात करें तो आज शौर्य दिवस मनाया जाता है CRPF के द्वारा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के द्वारा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स क्या है दोस्तों? ये एक अर्धसैन्य बल है। आपको अक्सर सुनने में आता होगा सशस्त्र बल और अर्धसैन्य बल। तो सशस्त्र बल और अर्धसैन्य बल में क्या अंतर होता है ये मैं आपको बता दूं। सशस्त्र बल में ऐसा नहीं कि अर्धसैनिक बल के पास शस्त्र नहीं होते हैं, लेकिन सीमित होते हैं। युद्ध वाले जो दूसरे देशों के साथ जो युद्ध होते हैं, जिसमें सब तरह के मिसाइल से लेकर के परमाणु बम तक यूज किए जाते हैं, वो हमारे सशस्त्र बल के पास होते हैं। ये युद्ध काल में इस्तेमाल होने वाला बल होता है मुख्यतः। शांति काल में तमाम तरह की छावनियां होती हैं, उसमें रहते हैं, या फिर सीमा की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। ठीक है, तो शांति काल में सेना की आवश्यकता आंतरिक जो हलचलें हैं, आंतरिक अशांति है, इन सब में नहीं की जाती है। लेकिन बहुत बड़ी अगर विपदा आ जाए देश के अंदर तो भी सेना का प्रयोग किया जाता है। सशस्त्र बल ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसमें थल सेना, वायुसेना और जल सेना आती है। ठीक है, तो ये सशस्त्र बल है। वहीं अर्धसैन्य बल ये युद्ध काल में तो कार्य करते ही हैं, लेकिन शांति काल में भी इनका ही प्रयोग किया जाता है। मुख्यतः 7 अर्धसैन्य बल हैं भारत में, मुख्यतः 7 अर्धसैन्य बल हैं। सबसे पुराना उसमें है असम राइफल्स, जो कि 1835 में स्थापित हुआ था। ये सबसे पुराना है, और ये पूर्वोत्तर में जो अशांति थी पहले बहुत ज़्यादा थी, उसी समय स्थापित किया गया था। अभी इसका डिप्लॉयमेंट लगभग हर जगह किया। अभी देखिए, एक बात बताऊं मैं, अर्धसैन्य बलों का जो गठन किया गया
एक विशेष कार्य के लिए किया गया कि ये यहाँ पर कार्य करेंगे, यहाँ पर। लेकिन अभी क्या है कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये आते हैं और कहीं भी आवश्यकता पड़ने पर गृह मंत्रालय इनको डिप्लॉयमेंट कर सकता है, या फिर इनके जो सर्वे सर्वा हैं, जो डीजीपी होते हैं, जो कि आईपीएस ऑफिसर होता है, वो इनको डिप्लॉय कर सकता है गृह मंत्रालय के अनुदेश पर। ठीक, तो असम राइफल सबसे पुराना, उसके बाद सीमा सुरक्षा बल आता है बीएसएफ, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स 1965 में, ये भी महत्वपूर्ण फोर्स है। सीआरपीएफ और बीएसएफ जो है ये मुख्यतः सबसे ज्यादा आपको चर्चा में दिखेंगे, न्यूज में दिखेंगे। क्यों दिखते हैं? क्योंकि सीमा सुरक्षा बल जिसकी स्थापना 1965 में हुई, ये सेना के साथ मिलकर के सीमा की रखवाली करते हैं, ये भी सीमा पर गश्ती करते हैं, ठीक है। और शांति काल में जो आंतरिक अशांति होती है वहां भी बीएसएफ को बुलाया जाता है जरूरत पड़ने पर। हालांकि सीआरपीएफ ही ज्यादातर आंतरिक मामलों में जो है बुलाई जाती है। सीआरपीएफ की तमाम जो है को फोर्सेस हैं, जैसे आरएएफ हो गई, कोबरा हो गई, तो तमाम जगह इनकी तैनाती की जाती है। उसके बाद केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल आता है सीआईएसएफ, 1969 में इसकी स्थापना हुई। और ये जो है महत्वपूर्ण संस्थान, उद्योग, एयरपोर्ट आदि स्थानों पर जो इलीट स्थान कहे जाते हैं वहां पे डिप्लॉय किए जाते हैं। लेकिन इनको भी जरूरत पड़ने पर कहीं और डिप्लॉय किया सकता है गृह मंत्रालय के अनुदेश पर। फिर सीआरपीएफ जिसकी मैं बात कर रहा हूं 1939 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। देखिए क्रम से मैं नहीं बता रहा हूं, बस मैं आपको बताता जा रहा हूं कि ये 7 जो है प्रमुख फोर्सेस जो हैं आती हैं अर्धसैन्य बल में। बाकी भी हैं, आरपीएफ भी है, ठीक, अन्य कुछ फोर्स भी हैं जो अर्धसैनिक बल का दर्जा उनको मिला हुआ है, लेकिन अर्धसैन्य बल पूर्णतः नहीं है, वो उनको केवल दर्जा मिला हुआ, उनको सुविधाएं मिलती हैं अर्धसैन्य बल की, इसलिए कहा जाता है कि वो भी अर्धसैन्य बल है, पैरामिलिट्री फोर्स वो भी हैं। लेकिन दरअसल पैरामिलिट्री फोर्स केवल ये 7 ही हैं। तो हमने बताया 3 आपको। चौथा सीआरपीएफ 1939 में स्थापना हुई। आंतरिक सुरक्षा, दंगे या आतंकवादी हमला हो जाए, इन सब मतलब कि सिचुएशंस पे सीआरपीएफ को बुलाया जाता है। लेकिन आज आप देखेंगे सीआरपीएफ नक्सलवादी मूवमेंट्स हो गया, तमाम हर जगह सीआरपीएफ को बुलाया चुनाव के समय। तो सीआरपीएफ सबसे बड़ी फोर्स है भारत की, अर्धसैनिक बल है, सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है, ठीक है, सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स है संख्या और बटालियन के मामले में। इनका नाम ही रिजर्व नहीं है, रिजर्व ही है ये। फिर आईटीबीपी आता है, 1962 में उसकी स्थापना हुई। भारत चीन सीमा जो है उसमें मुख्यतः ये लगाए जाते हैं, लेकिन इनको चुनाव में भी, नक्सलवादी मूवमेंट्स को दबाने के लिए भी अन्य स्थान पर भी डिप्लॉय किया जाता है। फिर आता है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड आपका, 1984 में स्थापना हुई। आतंकवादियों के विरुद्ध, मुख्यतः सिर्फ आतंकवादियों से भिड़ने के लिए इनकी स्थापना हुई थी, एनएसजी की, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की, ठीक है। इन्होंने ही 26/11 का जो हमला हुआ था मुंबई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी एनएसजी ने, ठीक है। उसके बाद एसएसबी आता है, सशस्त्र सीमा बल, 1963 में स्थापना हुई। भारत नेपाल, भारत भूटान और मुख्यतः चुनाव में पोलिंग बूथ की सुरक्षा के लिए इनका निर्माण किया गया था सशस्त्र सीमा बल का। लेकिन आज इनको भी कई स्थानों पर डिप्लॉयमेंट किया जाता है। तो ऐसा नहीं अगर एग्जाम में आ जाए कि इनको केवल सीमा की सुरक्षा में लाया जाता है, तो ये जो है केवल वाला शब्द आप समझिए गलत है, क्योंकि इनको डिप्लॉय कहीं भी किया जा सकता है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। सशस्त्र बल जो है वो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जिसका सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति भारत सरकार होता है। तो ये शौर्य दिवस 9 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? तो 9 अप्रैल 1965 के दिन क्या होता है कि कच्छ के रण में पाकिस्तानी एक ब्रिगेड जो है हमला कर देती है भारत पे, कच्छ के रण पे अधिकार करने के लिए। तो वहां पर सीआरपीएफ की एक छोटी सी बटालियन, बहुत छोटी जो है टुकड़ी मौजूद, बटालियन क्या टुकड़ी मौजूद रहती है। इस छोटी टुकड़ी ने इस ब्रिगेड को न सिर्फ हराया बल्कि इनके लगभग 40 सैनिकों को मार गिराया। तो ये पहली ऐसी घटना थी जब इतनी छोटी टुकड़ी ने किसी देश की सेना को, सशस्त्र सेना को हरा दिया हो। इसी दिवस को, इसी उपलक्ष्य में शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है सीआरपीएफ के, ठीक। कच्छ रण में पाकिस्तानी सेना को इन्होंने मार गिराया था।
देखिए दोस्तों, सीआरपीएफ का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। चूंकि हम सीआरपीएफ की बात कर रहे हैं, 27 जुलाई 1939 को इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन 1949 को सीआरपीएफ एक्ट आया और इनका जो आधुनिक नाम है सीआरपीएफ, ये उसी एक्ट के माध्यम से पड़ा। इनका जो ध्येय वाक्य है, आदर्श वाक्य है, सेवा और निष्ठा। सेवा और निष्ठा इनका आदर्श वाक्य है और देश का सबसे बड़ा अर्धसैन्य बल है। अगला है बेन स्टोक्स को। ये बेन स्टोक इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, ऑलराउंडर हैं। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2020, ये 2019 के लिए मिला है, 2020 में मिला है। 2019 का पुरस्कार 2020 में दिया जाता है, तो विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। लगातार 3 बार से, पिछले 3 बार से विराट कोहली को मिलता आ रहा था, तो उनका दबदबा जो उन्होंने ख़त्म किया और खुद विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने बेन स्टोक्स। और महिलाओं में एलेक्स पेरी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं, महिला वर्ग में ये सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर, महिला क्रिकेटर बनी विश्व की। तो बेन स्टोक्स इंग्लैंड के, एलेक्स पेरी ऑस्ट्रेलिया के। विजडन क्रिकेटर, विजडन की बात करें दोस्तों, तो विजडन को, या विजडन जो पत्रिका छपती है, प्रतिवर्ष 1 वर्ष में छपती है, इसको क्रिकेट का बाइबल कहा जाता है। ये क्रिकेट की सबसे पुरानी पत्रिका है। 14 साल बाद हुआ है कि कोई इंग्लैंड का खिलाड़ी इस पुरस्कार से नवाजा गया है। 1864 से विजडन नामक ये पत्रिका निकल रही है। अंग्रेज क्रिकेटर जॉन विजडन ने पत्रिका सर्वप्रथम निकाली थी 1864 में, तब से प्रतिवर्ष छपती है। पहले 5 वर्ष इसका जो नाम रहता है विजडन क्रिकेटर्स अल्मनॉक रहता है। इसी को शॉर्ट फॉर्म में विजडन कहा जाता है और छठा संस्करण विजडन नाम से ही निकलता है। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर विजडन के नाम से ही जाना जाता है, जबकि इसका फुल फॉर्म जो है विजडन क्रिकेटर्स अल्मनॉक है। और यह पत्रिका जो है यूके में छपती है, यूनाइटेड किंगडम में छपती है। हमने आपको एक वीडियो में बताया था शायद कि यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन में क्या अंतर है। तो यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन में अंतर केवल एक कंट्री का आ जाता है। ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स आते हैं। इंग्लैंड, ध्यान सुनिएगा, ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और ग्रेट ब्रिटेन आते हैं, वेल्स आते हैं। वहीं पर यूके में इन तीनों में बस आप उत्तरी आयरलैंड जोड़ दिए, अर्थात ग्रेट ब्रिटेन प्लस उत्तरी आयरलैंड, तो वो यूनाइटेड किंगडम हो जाता है। अर्थात यूनाइटेड किंगडम में 4 आते हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड। कृषि डेस्क अक्सर चर्चा में रहता है, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। कृषि डेस्क दोस्तों, इसमें 2 चीजें हैं, क्रिसिल और सिडबी। इन दोनों ने मिलकर के ये क्रेडिट जो है रेटिंग शुरू की है। किसके लिए? एमएसएमई के लिए। तो एमएसएमई के लिए यह भारत का पहला क्रेडिट रेटिंग इंडेक्स है, जिसको कृषि डेस्क नाम से जानते हैं। इसको क्रिसिल और सिडबी ने स्टार्ट किया है मिलकर के। क्रिसिल जो है वो भारत की शीर्ष क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, जो कि मुंबई में इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। तब से ये क्रेडिट देती है, इंडेक्स निकालती है, तमाम जो है जो संस्थान है, औद्योगिक संस्थान है, उनके लिए रेटिंग करती है। सिडबी की बात करें तो 2 अप्रैल 1990 में इसकी स्थापना हुई लखनऊ में, और ये इसका फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। तो 2 अप्रैल 1990 को लखनऊ में स्थापना हुई, लेकिन पूरे देश भर में इसका ऑफिस है, लगभग प्रत्येक शहर में। यह भारत सरकार के वित्तीय सेवाएं विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 4 अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं आती हैं, जिनका भारतीय रिजर्व बैंक विनियमन करता है और पर्यवेक्षण करता है, जिनमें से एक सिडबी है। बाकी 3 कौन से हैं? एग्जिम बैंक, नाबार्ड और राष्ट्रीय आवास बैंक, जिसके बारे में अगले हम वीडियोस में चर्चा करेंगे। एक वीडियो में, एक में एग्जिम का, दूसरे में नाबार्ड का, तीसरे में राष्ट्रीय आवास बैंक का। आज सिडबी के बारे में जानेंगे। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ये एक स्वतंत्र वित्तीय संस्था है। एमएसएमई के लिए यह शीर्ष वित्तीय संस्था है। ये एमएसएमई को, जो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग हैं, उनको वित्त प्रदान कराने वाली शीर्ष संस्था है भारत की।
कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज को देखेंगे, जहां से प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। यूपी में कोई एग्जाम दे रहे हैं, कभी कभी यूपीपीएससी में वन लाइनर पूछ लेता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो हमने आपको बताया था 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। इसी के उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक, इस बार की थीम क्या रही कि नर्स और मिडवाइफ्स का योगदान। तितली एवं पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से किस राज्य के तिरुचिरापल्ली में ट्रॉपिकल बटरफ्लाई कंजर्वेटरी का विकास किया गया है? कहाँ पे? तमिलनाडु में किया गया है दोस्तों। ठीक है, ट्रॉपिकल बटरफ्लाई कंजर्वेटरी का बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में स्पाईवेयर पेगासस का निर्माण करने वाली किस देश की तकनीकी कंपनी एनएसओ ग्रुप ने कोरोना वायरस के प्रसार की निगरानी हेतु एक सॉफ्टवेयर के परीक्षण की जानकारी दी है? तो इजराइल ने। हाल ही में किस आईआईटी ने वेंटिलेटरों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्राणवायु नामक कम लागत का पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित किया है? आईआईटी रुड़की ने प्राणवायु नामक, हमने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि भारतीय रेलवे ने भी इसी तरह का एक वेंटिलेटर सस्ता विकसित किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए किस देश की तर्ज पर 5T प्लान जारी किया? 5T प्लान अरविंद केजरीवाल ने तो दक्षिण कोरिया की तर्ज पर। थी। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने, देखिए कोरोना वायरस जब समाप्त होगा तो ढेर सारे फैक्ट्स कंपाइल करके आपको बताए जाएंगे, तभी इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां आपके परीक्षाओं के लिए जो रहेंगी जरूरी वो सामने आएंगी एक साथ। अभी तमाम देश, तमाम संस्थान, तमाम राज्य तमाम तरह के ऐप और योजनाएं लॉन्च कर रहे हैं, जिसको आपको बस पढ़ते चलना है, बाद में कंपाइल करके पढ़ना है इन सबको। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबे ने देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों में तेजी से वृद्धि होने के बाद टोक्यो और देश के 6 अन्य हिस्सों में कितने महीने के लिए आपातकाल घोषणा की है? तो 1 महीने के लिए। किस देश ने मलेरिया रोधी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के निर्यात को अनुमति दे दी है? तो भारत ने दी है। हमने इसके बारे में कल चर्चा की थी आपसे। किस देश में तुतसी समुदाय के खिलाफ नरसंहार पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? तो तुतसी समुदाय ये कहाँ पाया जाता है? रवांडा। तो इसके खिलाफ जो नरसंहार हुआ था उसका अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया रवांडा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।